Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is speciation. What we have seen so far is micro evolution. अभी तक हमने जो देखा वो माइक्रो इवोल्यूशन था, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे थे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. दैट मीन्स दैट द चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट. इसका मतलब क्या कि जो चेंजेस थे वो काफ़ी छोटे मोटे थे, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट थे, ज़रूरी थे, लेकिन छोटे थे. ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़. और किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो कॉमन विशेषताएं हैं, उसमें भी वो चेंजेस कर रहे थे. बट दिस डज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस. लेकिन इससे हमको प्रॉपरली ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि नई स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कैसे पुरानी स्पीशीज़ से नई स्पीशीज़ बनी, राइट. That can be said to have happened only if this group of beetles we are thinking about split into two population that could reproduce with each other. और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे बनी, जो रेड बीटल्स हमने माने थे, उसके बाद हमने ग्रीन बीटल्स माने, ब्लू बीटल्स माने, ये केवल तभी पॉसिबल है जब एक स्पीशीज़ दो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाए और मतलब स्प्लिट हो जाए दो टाइप के अलग अलग पॉपुलेशन में, और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सके. व्हेन दिस हैपन्स दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज़. और अगर ये हो सके तो उनको हम बोलेंगे दो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्पीशीज़, दो इंडिपेंडेंट प्रजातियाँ. So can we extend the reasoning we have used above to explain such speciation? So क्या हम इसी रीजनिंग को, इसी तर्क को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं टू एक्सप्लेन दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्पेसिएशन, राइट. स्पेसिएशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हम इसी थ्योरी को, इसी थिंकिंग को आगे प्रमोट कर सकते हैं. कंसिडर what would happen if the bushes the beetles feed on are spread widely over a mountain range. हमने एक बीटल्स का केस कंसिडर किया था. जो बीटल्स हैं वो बुशेस में रह रही हैं और लीव्स को कंज्यूम कर रही हैं, लीव्स को खा रही हैं, राइट. अब क्या हो अगर ये बुशेस जो हैं वो एक बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाएं. कितना बड़ा एरिया, एक माउंटेन रेंज जितना बड़ा एरिया, उसमें वो स्प्रेड हो जाए और वहाँ पर उनको खाने के लिए बहुत सारा लीव्स हों. द बीटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट. अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या होगा, बीटल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन फ्यू नियर बाय बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. लेकिन जितने भी इंडिविजुअल बीटल्स हैं, जितने भी बीटल्स हैं, वो केवल उतने ही एरिया में फीड ऑन करेंगे जो एरिया उनके आसपास का है, राइट. मतलब चाहे आप माउंटेन जितना एरिया उनको दे दें, बट वो कहाँ पर फीड ऑन करेंगे, कहाँ पर अपना कहाँ पर रहेंगे, वो एरिया जहाँ पे उनको फूड मिल रहा है वो केवल उसी अपने आसपास के एरिया को, जिस एरिया में वो रहते हैं, वो वहीं पे फीड ऑन करेंगे. दे डू नॉट ट्रेवल फार. वो बहुत दूर जाके खाना नहीं खाएंगे. सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन द नेबरहुड्स. तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब इतने बड़े एरिया में बीटल्स फैले हुए हैं तो अलग अलग एरिया में जो बीटल्स रहते हैं वो सब एक दूसरे के नेबर्स हो जाएंगे और हमको अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिल जाएगी इन दैट पर्टिकुलर एरिया. Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within these subpopulation. ऑब्वियसली बात है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है,
राइट। सो जब मेल और फीमेल बीटल्स एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे तो उसके लिए इन दोनों पॉपुलेशन के बीटल्स का साथ में आना ज़रूरी है, राइट। ऑफ कोर्स एन ओकेशनल adventurous beetle might go from one side to another, और सारे के सारे बीटल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, केवल कुछ ही ऐसे बीटल्स हैं जो अपने ग्रुप को छोड़कर, अपनी पॉपुलेशन को छोड़कर किसी दूसरी साइट में जाएंगे। और अ बीटल इज पिक्ड अप बाय अ क्रो फ्रॉम वन साइड एंड ड्रॉप्ड इन द अदर साइड। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्रो उन बीटल्स को एक जगह से उठा ले और दूसरी जगह पे ड्रॉप कर दे विदाउट बीइंग ईटन, उनको बिना खाए। In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो माइग्रेंट बीटल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह गया है, वो बीटल क्या करेगा, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, राइट। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ द माइग्रेंट बीटल एंटरिंग अ न्यू पॉपुलेशन। और इससे क्या होगा, जो माइग्रेंट बीटल है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो जो न्यू पॉपुलेशन वाले बीटल्स हैं उनके साथ जब माइग्रेंट बीटल ने रिप्रोडक्शन किया तो उससे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें माइग्रेंट बीटल एज वेल एज जो उस एरिया के बीटल्स हैं उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। एंड दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज फाउंड टू happen between the populations that are partly but not completely separated। और इस तरह का रिप्रोडक्शन हमको किन में देखने को मिलता है, ऐसी पॉपुलेशन में जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हैं, थोड़ी पार्शली सेपरेटेड हैं और कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं हैं, राइट। मतलब अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पार्टली सेपरेटेड हैं, कम डिस्टेंस पर हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन के चांसेस हो सकते हैं। If however between two such subpopulations a large river comes into existence, the two population will be further isolated। अब अगर इन दोनों सब पॉपुलेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आ गई तो उस केस में भी क्या होगा कि ये जो दोनों पॉपुलेशन है वो फिर से क्या हो जाएंगी, आइसोलेट हो जाएंगी और उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रह पाएगा। द लेवल्स ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर। और उस केस में भी क्या होगा कि जो जीन्स का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा। ओवर जनरेशंस genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation। और जनरेशन ओवर जनरेशन क्या होगा कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है will accumulate between the changes in each subpopulation। Also natural selection may also natural selection may also operate differently in these different geographical location। और ऐसी जोग्राफिकल लोकेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द बिफोर। दस फॉर एग्जाम्पल इन द टेरिटरी ऑफ वन सब पॉपुलेशन क्रोज आर एलिमिनेटेड बाय ईगल्स। अगर हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, एक ऐसी टेरिटरी जहाँ एक ऐसी टेरिटरी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पर क्रोज को हमने एलिमिनेट कर दिया ईगल से, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर अब क्रोज नहीं हैं और क्या हैं, ईगल्स हैं। बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन। लेकिन दूसरी पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी भी क्या हैं, क्रोज ही हैं। वेयर क्रो नंबर आर वेरी हाई, जहाँ पे अभी भी क्रो ही हैं और ईगल नहीं है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन will not be selected at the first site while it will be strongly select selected at the second।
तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्रीन वेरिएशन है वो फर्स्ट साइट में उतने ज़्यादा नहीं सिलेक्ट होंगे, बल्कि जो सेकंड साइट है वहाँ पर ग्रीन वेरिएशंस हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब पहली वाली साइट पर क्रोज ही नहीं होंगे तो वो बीटल्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, और इसलिए जो हमको वेरिएशंस हैं वो वहाँ पे कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन, राइट। टुगेदर the processes of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. और अब इस नेचुरल ड्रिफ्ट के कारण और नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस के कारण क्या होगा, जो सब पॉपुलेशन है बीटल्स की वो दो अलग अलग ग्रुप्स में आइसोलेट हो जाएगी, दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेंगी. इवेंचुअली मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर, और इन दोनों ग्रुप्स के जो मेंबर रहेंगे वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. इवन इफ दे हैपन टू मीट, वो एक दूसरे से मिल पाएंगे लेकिन फिर भी उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, राइट. देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस कैन हैपन, और ऐसा बहुत सारे कारणों से हो सकता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. इफ़ द डीएनए चेंजेस आर सीवियर इनफ such as the change in the number of chromosomes, eventually the germ cells of the two uh, groups cannot fuse with each other. There can be a number of ways by which this can happen. Obviously ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, और अगर डीएनए चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं सच एज अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे कि क्रोमोसोम्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, क्रोमोसोम के नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो जर्म सेल जो होंगे दोनों ग्रुप्स के वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अ न्यू वेरिएशन इमर्जेस इन विच ग्रीन फीमेल्स विल नॉट मेट विद द रेड मेल्स, और उससे क्या होगा कि जो ग्रीन फीमेल्स होंगी वो रेड मेल्स के साथ फ्यूज़ नहीं करेंगी, बट ओनली विद द ग्रीन मेल्स, और वो केवल ग्रीन मेल्स के साथ ही फ्यूज़ करेंगी. दिस अलाउ वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ग्रीननेस, और जिससे क्या होगा कि जो ग्रीननेस के लिए नेचुरल सिलेक्शन है वो बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू द रेडनेस. Now, if such a green female beetles meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. और अब ये जो ग्रीन फीमेल हैं वो अगर रेड मेल के साथ मिलेंगी तो उनका जो बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो सकती है, और वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. Effectively, new species of beetles are being generated, और इस तरीके से नई स्पीशीज़ जो हैं बीटल्स की वो जनरेट हो जाएंगी, राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द स्पेसिएशन, कि किस तरीके से आपको एक ही इकोसिस्टम में रहते हुए, एक ही प्लेस पर रहते हुए स्पेसिएशन देखने को मिल सकता है इन द population of that particular place, right. Now the next topic that we are going to study is evolution and classification. Based on these principles we can work out the evolutionary relationships of the species we see around us. इन जो principles अभी हमने पढ़े उन principles के basis पर हम ये बता सकते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, और वो कैसे एक दूसरे के साथ किसी एक एटमॉस्फेयर में रहेंगे. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम. अगर हम समय में पीछे जाएं, वी कैन डू दिस बाय आइडेंटिफाइंग द हायरार्कीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द स्पीशीज़. तो अगर हम
ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो हमको समझ में आएगा कि कौन से पेरेंटल जनरेशन्स थी और उन पेरेंटल जनरेशन्स से कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी स्पीशीज़ में कुछ चेंजेस आए जो कि हमको अभी देखने को मिलते हैं. In order to understand this process, let us think back to our discussion on the classification of organism in class 9th. इस चीज़ को समझने के लिए हमने 9th में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म समझा था, वो बेसिक हमको क्लियर होना चाहिए. पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. Similarities among the organisms will allow us to group them and then study the groups. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो उन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम किसी भी एनिमल्स के ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर उन ग्रुप्स की स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी एनिमल्स हवा में उड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एव्स, राइट. सिमिलरली वो एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो इस तरीके से ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, हम उन सब का एक ग्रुप बना लेते हैं और हम उस ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, राइट. फॉर दिस विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड विच वन डिसाइड लेस बेसिक डिफरेंसेस. और इसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस की स्टडी करती हैं और कौन सी लेस बेसिक डिफरेंसेस की स्टडी करती हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स एनीवे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स शब्द का मतलब क्या होता है, उससे हम क्या समझते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि हमारा अपीयरेंस कैसा है या बिहेवियर कैसा है. इन अदर वर्ड्स, अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन. हमारा फॉर्म कैसा है और हमारी फंक्शनिंग कैसी है. दैट वी हैव 4 limbs इन दस इज दस अ कैरेक्टर. अगर हमारे 4 limbs हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर हो जाएगा. हमारे 2 हाथ हैं वो भी एक कैरेक्टर, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 नोज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे अपीयरेंसेस में आ जाएंगी. दैट प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये उनका एक बिहेवियर है. तो ये भी क्या हो गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, उनकी ट्रेट्स में आ गया, राइट. सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं. द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से. द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी शेयर्ड बाय मोस्ट. और किसी एक क्लासिफिकेशन में या किसी एक ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आएंगे उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कैसी होंगी, लगभग सेम होंगी. बट नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स. लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगी. अ बेसिक characteristics of cell design that differs among the different organisms is whether the cell has a nucleus. कहने को तो सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल है उसका शेप, उसका ओरिएंटेशन, उसमें ऑर्गेनल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट. ऑर्गेनल्स का कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, उनकी पोजीशनिंग अलग अलग हो सकती है. तो उन सब में न्यूक्लियस या दूसरे सेल ऑर्गेनल्स सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं. बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट, वाइल द सेल्स ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स डू. एक एग्जांपल अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है,
जबकि अलग दूसरे जितने भी सेल्स होते हैं ज़्यादातर सेल्स में न्यूक्लियस होता है, राइट। तो कहने को तो सारी चीज़ें सेल से मिलकर बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट सबके सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं। अमंग ऑर्गेनिजम्स विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स विच वंस आर यूनिसेल्युलर एंड विच वंस मल्टीसेल्युलर। अब ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल में न्यूक्लियस भी है, तो उनमें ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीसेल्युलर हैं। दैट प्रॉपर्टी मार्क्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन बॉडी डिज़ाइन because of specialization of cell types and tissues। ये प्रॉपर्टी हमको एक बेसिक डिफरेंस बताती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिज़ाइन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सेल के शेप साइज पर, उसके सेल के ओरिएंटेशन पर, उसके सेल की बॉडी डिज़ाइंस पर। Amongst multicellular organisms, whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of the classification। अगर हम multicellular organisms की बात करें तो multicellular organisms में क्या कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है उनको हम अलग रख सकते हैं उस कैटेगरी से जिसमें कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनके स्केलेटन के अकॉर्डिंग भी हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं कि क्या उनका स्केलेटन बॉडी के अंदर है या उनकी बॉडी के अराउंड है। विल मार्क अनादर फंडामेंटल डिज़ाइन डिफरेंस, जिससे हमको एक और डिफरेंस देखने को मिलता है। वी कैन सी दैट even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing that allows us to make classification groups। इन सभी क्वेश्चन से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इन सब चीज़ों से हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं और फिर उनकी स्टडी हम कर सकते हैं, राइट। द मोर कैरेक्टरिस्टिक two species will have in common, the more closely they are related। और दो स्पीशीज़ में जितनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी उतने ज़्यादा वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, तो वो उतने ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स। और कोई एनिमल जितने ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होंगे, जितने ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, चांसेस हैं कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन हो सकते हैं, राइट। मतलब कोई भी दो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स तब मिलेंगी जब उनके एंसेस्टर्स सेम हो। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। एन एग्जाम्पल विल हेल्प, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। A brother and a sister are closely related. They have common ancestors in the first generation before them, namely their parents। एक ब्रदर और एक सिस्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती हैं, राइट। मे बी इन देयर अपीयरेंसेस और इन देयर बिहेवियर और इन एनी काइंड ऑफ द थिंग वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो एक दूसरे से क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके एंसेस्टर्स सेम हैं, राइट। उन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो सेम हैं, इसलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती हैं। तो सिमिलरली दो स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से तब मिलती है जब उनके एंसेस्टर्स जो हों वो सेम हों। अ गर्ल एंड हर फर्स्ट कज़िन आर ऑल्सो रिलेटेड। एक गर्ल और उसके जो फर्स्ट कज़िन होंगे, मतलब जो उसके अंकल के या बुआ के जो बच्चे होंगे, वो भी उससे रिलेटेड होंगे, बट लेस देन द गर्ल एंड हर ब्रदर।
This is because the cousins have common ancestors, their grandparents in the second generation before them, not in the first one. तो किसी गर्ल के अपने कजिन्स के साथ कैरेक्टर्स मैच हो सकते हैं और उसके रियल ब्रदर के साथ उसके कैरेक्टर्स मैच नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सेम हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हों और वो ही कैरेक्टर्स उनके कजिन्स में भी इनहेरिट हुए हों। तो हो सकता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कजिन्स के साथ मिलें। We can now appreciate that classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relationship। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है स्पीशीज़ का वो एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी होता है, राइट। वी कैन thus build up small groups of species with recent common ancestors, then super group of these groups with more distant common ancestors and so on। और इस तरीके से हम एक ग्रुप बना सकते हैं। हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख सकते हैं जिनके एंसेस्टर्स सेम हैं और फिर उन 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 ग्रुप्स के भी हम दूसरे ग्रुप्स बना सकते हैं जिससे कि हमको एक हिरार्की मिल जाएगी या एक तरह की हमको चेन मिल जाएगी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कौन कौन हैं और हमको ये पता पड़ेगा कि किन ऑर्गेनिजम्स के और एंसेस्टर्स सेम हैं, राइट। जैसे कि ये भी माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके एंसेस्टर्स मंकीज़ को माना जाता है, राइट। पहले हम मंकी हुआ करते थे और धीरे धीरे हम इवॉल्व होकर ह्यूमन बीइंग्स बने हैं। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में और उनके एंसेस्टर्स के बारे में जानने को मिल सकता है। In theory, we can keep going backward like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of the evolutionary time। और अगर हम इसी तरीके से टाइम में पीछे जाते गए तो हमारी ये जो चेन है वो एक सिंगल पेरेंट पर पहुंच जाएगी और सिंगल स्पीशीज़ जिससे लाइफ की शुरुआत हुई हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट सिंगल स्पीशीज़ ओनली। और उसी में धीरे धीरे करके वेरिएशंस आते गए और अलग अलग प्रजातियाँ बनती गई। इफ़ दैट इज़ द केस देन at some point in the history of the earth non-living material must have given rise to life। और हम ये कह सकते हैं जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं उन्हीं से लाइफ की शुरुआत हुई है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ने मिलकर ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए जो कि डार्विन की थ्योरी भी थी। There are many theories about how this might have happened। It would be interesting to come up with the theories of our own। और इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने, बट सिंस उसके बारे में एक्चुअल में हम कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ अबाउट द पास्ट टाइम एंड नो वन हैज़ गॉन टू द पास्ट, राइट। सो ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं बट उनके बारे में एक्यूरेटली या उनके बारे में कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहा जाना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will study our next topic। Thank you।